वक्त हो गया है राजधर्म का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज बात होगी एक बार फिर से उस आंदोलन की जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं, यानी कि किसान आंदोलन। किसानों का ये आंदोलन कहां तक पहुंचा, सरकार और किसानों के बीच कहां तक बात बनी और कहां पर बात अटकी हुई है, एमएसपी को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है और जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का बार बार जिक्र किया जाता है वो आखिर क्या है। अगर एमएसपी बढ़ी तो फिर क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका आज संपूर्ण विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगी। एक एक फैक्ट आपके सामने होंगे, लेकिन शुरुआत किसान आंदोलन पर ताजा अपडेट के साथ करती हूं। किसान आंदोलन का चौथा दिन है और आंदोलनकारी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वो दिल्ली तक आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक कर बैठी है। पंजाब का खनौरी और डबवाली बॉर्डर भी 4 दिनों से बंद है। शंभू बॉर्डर पर भारी टेंशन है। मामले को सुलझाने के लिए सरकार और किसानों के बीच 3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन तीनों बार बातचीत बेनतीजा रही। अब रविवार को चौथे राउंड की बातचीत होगी और थर्ड राउंड की बातचीत में क्या कुछ निकला, आज किसानों के ग्रामीण बंद का क्या असर रहा, ये सब कुछ आपके सामने रखूंगी। बॉर्डर पर इस वक्त ये हालात भी आप देखेंगे, लेकिन पहले बात उस मसले की जिसे लेकर सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, और वो कारण है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको बता दें कि इस आंदोलन में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एमएसपी। आखिर ये एमएसपी होता क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसके तहत सरकार किसी फसल का एक न्यूनतम कीमत तय करती है, मिनिमम प्राइस तय करती है, और फिर उसी रेट पर किसानों से फसल को खरीदती है। मतलब ये कि बाजार में कीमत चाहे कम हो, सरकार उसी रेट पर फसल को खरीदेगी। इसका मकसद किसानों को रेट की गारंटी देना है ताकि उसे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसे आप ऐसे समझिए, किसी फसल की एमएसपी 1000 रुपए क्विंटल है, खुले मार्केट में वही फसल 500 रुपए में मिल रही है, तो भी सरकार किसान से वो फसल 100 रुपए क्विंटल में ही खरीदेगी। अब मार्केट वैल्यू जिस चीज की 500 रुपए हो, तो क्या आप उस पर 500 रुपए और एक्स्ट्रा देना चाहेंगे? और इसलिए बात यहां पर अटकी हुई है। सरकार ये कह रही है कि इस पर और ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है। अब मैं आपको और आसान शब्दों में समझाती हूं। जिस एमएसपी को लेकर संग्राम मचा हुआ है, उसके सरलीकरण के लिए आप ये समझें कि अगर उत्पादन ज्यादा होता है तो आप जानते हैं कि डिमांड अपने आप थोड़ी कम होती चली जाती है। डिमांड कम होगी तो फिर बाजार में कीमत कम होगी। लेकिन अगर एमएसपी, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया कि फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, बाजार में उसकी डिमांड कम है, उसका रेट अगर 500 रुपए भी है, तो भी क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अगर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर 1000 रुपए तय कर दिया गया है, तो फिर उसी में आपको बेचना पड़ेगा। अब आप देखें, मान लीजिए कि इस बार फसल का उत्पादन कम हुआ, ठीक है, तो परिस्थिति क्या है? कम हुआ तो डिमांड ज्यादा है तो कीमत ज्यादा होगी, बाजार से कम। अब अगर 1000 रुपए की चीज जो मार्केट में है, वो अगर बाजार को ही बेचेंगे तो फायदा होगा या नुकसान? जरा आप इसका आकलन करें, इसका ठीक उलट कर दें। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए का तय है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर 500 रुपए है, तो क्या वाकई में वो फायदा हो पाएगा या नहीं होगा? उस फसल के लिए तय कीमत का मूल्य जो है इसलिए वैरी करेगा, और मामला यहीं पर अटका हुआ है। ये तो बात हुई एमएसपी की। अब जरा सोचिए कि अगर किसी फसल की एमएसपी की दर तय ही नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए कि इस बार फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ, लेकिन डिमांड कम है, तो बाजार में कीमत भी कम हो जाएगी और एमएसपी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं है तो स्वतंत्र होंगे, लेकिन यही अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी गई है तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं होगी। दूसरी कंडीशन वही कहती है, अगर फसल में प्रोडक्शन कम हुआ, मांग ज्यादा है, तो बाजार में उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। एमएसपी नहीं है तो किसान अब अपनी फसल बाजार में बेचेंगे, लेकिन उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ेगा, मोल तोल होगा और फिर उन्हें नुकसान होगा। तो ये तो बात हुई एमएसपी की कि एमएसपी में सपोर्ट प्राइस आखिर होना कितना चाहिए, ये तय कैसे होगा
और हर बार डिमांड एंड सप्लाई तो वेरी करेगी, तो इसके लिए आप कोई फिक्सेशन कैसे कर सकते हैं? एमएसपी का मतलब है किसानों का फायदा, और 58 सालों से देश में किसानों को एमएसपी दी जा रही है। फिर सवाल ये उठता है कि अब एमएसपी पर घमासान क्यों हो रहा है और किसानों की मांग क्या है? दरअसल किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, क्योंकि मौजूदा समय में एमएसपी कानून नहीं है, बल्कि सरकार पॉलिसी लेकर आती है, यानी कि सरकार की नीति है, और इसी नीति को किसान ये चाहते हैं कि इसे कानूनी गारंटी बनाई जाए। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि अगर एमएसपी सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है तो फिर कानून बनाने से क्या होगा, और किसान क्यों चाहते हैं कि इस पर कानून बनाकर गारंटी दी जाए? तो उसके पीछे किसानों का तर्क ये है, पॉलिसी का मतलब है कि सरकार एमएसपी को घटा बढ़ा सकती है या बंद भी कर सकती है। किसानों को यही डर बना रहता है कि अगर फसल पर एमएसपी बंद कर दी गई तो उनको नुकसान हो जाएगा और बाजार पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि बिचौलियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो इस पर एक कानून चाहते हैं, ताकि अगर एमएसपी को बंद करने या कम करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए तो वो दरवाजा खुला हो। किसानों ने पिछली बार भी एमएसपी को लेकर अपनी आशंकाएं जताई थी, और इस पर मोदी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। सरकार एमएसपी को बंद नहीं करने जा रही है, बल्कि हर साल फसलों के एमएसपी को बढ़ाती जा रही है, और एमएसपी बढ़ी है। कल के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, और ये 173 और 165 के करीब दोनों का मूल्य बढ़ चुका है। बीते 10 सालों में ये बढ़ा है। एमएसपी को लेकर कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं को केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल रहे। किसानों और सरकार के बीच ये तीसरे राउंड की बैठक थी, जो बेनतीजा रही। अब रविवार को चौथे राउंड की बातचीत होगी। हालांकि बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बैठक में पॉजिटिव चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। तो जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती है, तब तक किसान पीछे तो नहीं जा रहे। इसलिए शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से टेंशन देखने को मिली, जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले आज सुबह से शंभू बॉर्डर पर हालात शांत थे। किसान रविवार को होने वाली अगली मीटिंग के इंतजार में भी थे, लेकिन एकाएक यहाँ पर भी गहमा गहमी शुरू हो गई। आंसू गैस के गोले दागने पड़े, और फिर दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पंजाब के किसान पिछले 4 दिनों से आंदोलन पर है। उनकी मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी लागू की जाए। आपको बताऊंगी एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, केंद्र की मोदी सरकार अभी 23 ऐसी फसलें हैं जिस पर एमएसपी दे रही है। इसमें 14 खरीफ और 6 रबी की फसलें के साथ साथ 2 कैश क्रॉप भी हैं। अगर बात अनाज की करें तो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ समेत कुल 7 फसलें हैं। उसी तरह तिलहन की 6 फसलों पर, जिसमें सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली शामिल है। दलहन की 5 फसलें, अरहर, चना, मूंग, उड़द और मसूर पर भी एमएसपी दी जा रही है। गन्ना हो, कपास हो, जूट हो, नारियल हो, इस पर भी एमएसपी है। ये भी एमएसपी के दायरे में है। लेकिन किसानों की मांग ये है कि एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पर नहीं, बल्कि सारी की सारी फसलों पर दी जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एमएसपी तय कैसे होती है और इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अभी तक ये कोई कानून तो है नहीं, कोई गारंटी भी नहीं है, ये एक नीति है। सरकार हर साल 23 फसलों की कीमत तय करती है, और इसके लिए CACP यानी कि
कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का 1965 में जिसका गठन किया गया था, उसे आधार बनाकर काम करती है। इसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। साल 1966-67 में पहली बार इसी की सिफारिश पर गेहूं की एमएसपी तय की गई। सरकार ने पहली बार गेहूं की कीमत 54 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब कहा जाता है यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू की जाती रही और जब जब जरूरत पड़ी इस नीति का इस्तेमाल किया गया। फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान अक्सर आंदोलन करते रहते हैं। ये 2 मर्तबा तो हमने देखा, लेकिन इससे पहले भी हुए हैं। साल 2004 की बात करें, जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी और एनसीएफ यानी कि नेशनल कमीशन ऑन फोर्सेस का गठन किया गया था, फार्मर्स का गठन किया गया था, नेशनल फोर्सेस ऑफ फार्मर्स का गठन किया गया था और एमएस स्वामीनाथन को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। इन्होंने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें एमएसपी को लेकर एक बकायदा फॉर्मूला दिया था। अब किसान इसी फॉर्मूले के तहत एमएसपी दिए जाने की मांग कर रही है। लेकिन कमाल की बात है कि जब ये रिपोर्ट सामने आई थी, उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी और वो परफॉर्मा भी आपने देख लिया, जब यूपीए सरकार ने ही स्वामीनाथन कमेटी की तमाम सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया था। खैर, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन ने किसानों के लिए एमएसपी का जो फॉर्मूला तय किया था, उसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। C2 मतलब ये कि किसानों की लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या हुई? मान लीजिए अगर गेहूं उगाना है तो गेहूं के लिए जितना भी संसाधन उन्हें जुटाना पड़ा है, उसके लिए वो उसकी लागत मूल्य हो गई। और A2 के साथ साथ अनपेड लेबर और खेत का किराया भी इसमें शामिल होता है। A2 में बीज, खाद, मजदूरी, कीटनाशक, सिंचाई, जुताई, ईंधन की ये पूरी लागत शामिल है। अनपेड लेबर का मतलब ये कि परिवार के वैसे लोग जो खेतों में काम करते हैं लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। तीसरा ये कि खेत का किराया, यानी कि वैसे खेत, वैसे किसान जिन्हें अपनी जमीन उन्हें हासिल नहीं है, वो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं, वो किराए की जमीन लेकर खेती करते हैं, तो उसके किराए को भी जोड़ा जाता है। उसकी कुल लागत हुई, उसका 50% यानी कि आधा और दिया जाना, जो हमने कहा ना C2 प्लस 50%। जबकि सरकार अभी A2 और अनपेड लेबर पर ही दे रही है।